नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 44,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनसे संबंधित 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के पश्चात अर्जित ब्याज की राशि बराबर हो। यदि साधारण ब्याज की संबंधित दरें क्रमशः 6% वार्षिक, 8% वार्षिक तथा 6% वार्षिक हो तो राशि का सबसे छोटा भाग क्या होगा जो उधार दिया गया है। हमें क्या निकालना है, राशि का सबसे छोटा भाग निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है 44,000 रुपया। इस 44,000 रुपए को 3 भागों में बांट के इसे उधार दिया जा रहा है। पहले भाग को 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए और तीसरे भाग को 6 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है। पहले भाग का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 6% वार्षिक, दूसरे भाग का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8% वार्षिक और तीसरे भाग का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 6% वार्षिक। और तीनों भाग से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बराबर प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां से तीनों भाग के राशि का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली भाग की जो राशि है वो P1 है। हमने मान लिया कि पहली भाग की राशि P1 है। P1 को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% वार्षिक है। अब देखिए साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर ब्याज मिलता है। अगर पहले साल अगर हमें 6% का ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें 6% का ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 वर्ष में P1 का कितना ब्याज मिल जाएगा, 12% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि जो दूसरी राशि है वो P2 है। दूसरी भाग की जो राशि है वो P2 है। P2 को 3 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 8% वार्षिक। यानी यहाँ ब्याज टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा 24% का। यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा 24% का। और तीसरे भाग की राशि को हमने मान लिया P3। तीसरे भाग की राशि को हमने क्या मान लिया P3। देखिए P3 को 6 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% वार्षिक। यानी यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा 36% का। हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं तीनों जगह, और 12 से काटेंगे तो 12 एक बार में जाएगा, 24 कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 36 चला जाएगा 3 बार में। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से P1, P2 और P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें P1 चाहिए तो हम P1 को ढक लेंगे और P2 और P3 के गुणांक से हम गुना करेंगे। यानी 2 और 3 में हम गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए P2, तो हम P2 को ढक लेंगे और इन दोनों के गुणांक से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 3 है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें P3 चाहिए तो हम P3 को ढक लेंगे और इन दोनों के गुणांक से गुना करेंगे, यानी यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 2 है। 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारी राशि का रेशियो निकल के आ गया कि पहली भाग राशि जो है अगर 6 यूनिट होगी तो दूसरी भाग की राशि कितना होगी 3 यूनिट और तीसरी भाग की राशि कितना होगी 2 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल राशि हो जाएगा 11 यूनिट। यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा 11 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है 44,000 रुपया। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 44,000 रुपया। तो हमें क्या निकालना, सबसे छोटी भाग। सबसे छोटी भाग क्या है P3 है। यानी P3 कितना है 2 यूनिट है। तो हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू 44,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है P3 यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 8,000 रुपया। यानी सबसे छोटी भाग की जो राशि होगी वो क्या होगी 8,000 रुपया होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। इन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 3 कक्षाओं के विद्यार्थी का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है क्वेश्चन में 3 कक्षाओं के हमने मान लिया कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। हमने मान लिया कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा के विद्यार्थी का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वृद्धि से पहले 4:6:9 दिया हुआ है और वृद्धि के बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है
वृद्धि के बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है 7:9:12 दिया हुआ है। वृद्धि के बाद का हमें रेशियो क्या दिया, 7:9:12 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि वृद्धि से पहले कक्षा 1 में अगर 4 यूनिट विद्यार्थी थे तो कक्षा 2 में कितना थे, 6 यूनिट, और कक्षा 3 में कितना थे, 9 यूनिट, और वृद्धि के बाद कक्षा 1 में कितना विद्यार्थी हो गए, 7 यूनिट, कक्षा 2 में वृद्धि के बाद कितना विद्यार्थी हो गए, 9 यूनिट, और कक्षा 3 में वृद्धि के बाद कितना विद्यार्थी हो गए, 12 यूनिट। अब देखिए वृद्धि से पहले कक्षा 1 में अगर 4 यूनिट थे और वृद्धि के बाद अगर 7 यूनिट हो जा रहे हैं तो कितना का वृद्धि हो गया, 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 3 यूनिट का। कक्षा 2 में वृद्धि से पहले 6 यूनिट थे और वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है, 9 यूनिट, यानी यहां भी वृद्धि कितना हो गया, 3 यूनिट का। कक्षा 3 में वृद्धि से पहले 9 यूनिट थे और वृद्धि के बाद कितना हो गया, 12 यूनिट, यानी यहां भी वृद्धि कितना का हो गया, 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। यानी प्रत्येक कक्षा में 3 यूनिट विद्यार्थी का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक कक्षा में 3 यूनिट विद्यार्थी का वृद्धि हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 विद्यार्थी का वृद्धि हो रहा है, यानी यहां से हमें क्या पता चला कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 12 विद्यार्थी दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 विद्यार्थी। और हमें क्या निकालना है, वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थी का संख्या निकालना है। तो देखिए वृद्धि से पहले कक्षा 1 में 4 यूनिट विद्यार्थी, कक्षा 2 में कितना, 6 यूनिट विद्यार्थी, और कक्षा 3 में कितना है, 9 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया, 19 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है तो हम 19 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 4 विद्यार्थी, तो 19 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 76 विद्यार्थी, यानी वृद्धि से पहले टोटल विद्यार्थी का संख्या क्या होगा, 76 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेढक 9 मीटर गहरे कुएं में पड़ा है तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है। कुएं की दीवार में फिसलन है, प्रत्येक बार मेढक 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है तथा 30 सेंटीमीटर वापस फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने हेतु उसे कितनी छलांगें लगानी होगी। हमें क्या निकालना है, छलांग की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कुएं की गहराई क्या दिया है, 9 मीटर दिया हुआ है, और मेढक जो है एक छलांग में 60 सेंटीमीटर चढ़ता है। तो हम इस गहराई को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें गहराई क्या दिया हुआ है, हमें जो है गहराई क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 मीटर, तो हम इस 9 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुएं की गहराई सेंटीमीटर में हमारा क्या निकल के आ गया, 900 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि मेढक जो है एक छलांग में 60 सेंटीमीटर चढ़ता है, लेकिन दीवार में फिसलन के कारण वापिस जो है 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। यानी एक छलांग में मेढक कितना चढ़ रहा है, 30 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। एक छलांग में मेढक कितना चढ़ रहा है, 30 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। अब देखिए ये जो फिसलन वाली क्रिया है ये कब तक होगी, अंतिम छलांग से एक छलांग पहले तक, क्योंकि अंतिम छलांग में जब मेढक जो है छलांग लगाएगा तो कुएं से बाहर निकल के आ जाएगा। कुएं से बाहर निकल के आने के बाद तो फिसलन नहीं होगा, यानी यह जो है फिसलन वाली क्रिया कब तक होगी, अंतिम छलांग से एक छलांग पहले तक। और एक छलांग में मेढक कितना चढ़ रहा है, 60 सेंटीमीटर, और टोटल चढ़ना कितना है ऊंचाई उसे, 900 सेंटीमीटर। यानी फिसलन वाली क्रिया जो है कितनी ऊंचाई तक होगी, इस 900 में से 60 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, यानी 840 सेंटीमीटर तक फिसलन वाली प्रक्रिया होगी। अब देखिए हम इस 30 में कितना से गुना करें कि 840 हो जाए, यानी हम अगर 30 में 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 840। अगर हमने इस साइड अगर 28 से गुना किया तो हमें इस साइड भी 28 से गुना करना पड़ेगा। एक में अगर हम 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 छलांग में मेढक जो है 840 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, और अगला एक छलांग लगाएगा और 60 सेंटीमीटर चढ़ेगा। अगला एक छलांग लगाएगा और 60 सेंटीमीटर चढ़ेगा और कुआं से बाहर निकल के आ जाएगा। यानी टोटल जो है कुआं से बाहर निकलने के लिए उसे कितना छलांग लगाना पड़ेगा, 29 छलांग लगाना पड़ेगा। कुआं से बाहर निकलने के लिए उसे कितना छलांग लगाना पड़ेगा, 29 छलांग लगाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 29 छलांग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 1 दर्जन पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लाए थे उतना ही वस्तु हम बेच रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 दर्जन पेन बेचने पे, तो हम ये मान के चलेंगे कि दुकानदार जो है 1 दर्जन ही पेन खरीद के लाया होगा। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, हम अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। 1 दर्जन में कितना होता है, 12, यानी 12 पेन जो है बेचने पे, 12 पेन बेचने पे दुकानदार जो है 12 पेन ही खरीद के लाया होगा। 12 पेन बेच रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि 12 पेन ही खरीद के लाया होगा। तो हम यहाँ अगर लाभ निकालेंगे तो 12 पेन के विक्रय मूल्य में से हम माइनस करेंगे 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य, तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आएगा।
और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया हुआ है, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी हमें लाभ जो दिया हुआ है 4 पेन के एसपी के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए, अब इस 4 एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 12 एसपी में से 4 एसपी माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 एसपी हो जाएगा। और इस माइनस 12 सीपी को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 12 सीपी हो जाएगा। हम यहाँ से एसपी बटा सीपी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एसपी बटा सीपी निकाल सकते हैं। एसपी बटा सीपी क्या हो जाएगा, 12 बटा 8 हो जाएगा। अब देखिए, हमने मान लिया कि उस पेन का अगर क्रय मूल्य 8 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 यूनिट, यानी लाभ कितना का हो गया, 4 यूनिट का लाभ हो गया। कितने पे, 8 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। हम इस 4 से अगर 8 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इस 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 50% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50% निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या क्या है, हमें क्या निकालना है, दी गई संख्या निकालना है। तो देखिए, हम संख्या को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि संख्या जो है x है। अब देखिए, छात्र को x में 11/23 से गुना करने को कहा गया, 11/23 से गुना करने को कहा गया। अगर गुना करता तो कितना निकल के आ जाता, गुना करता तो 11x/23 निकल के आ जाता, 11x/23 निकल के आ जाता। लेकिन उसने क्या किया, गुना करने के बजाय गलती से उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया, यानी x में उसने भाग दे दिया 11/23 से, उसने भाग दे दिया 11/23 से, यानी ये क्या हो जाएगा, x गुने 23/11 हो जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 23x/11 लिख सकते हैं। देखिए, उसे गुना करने को कहा गया लेकिन गलती से उसने भाग दे दिया, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त हुआ। यानी हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 23x/11 माइनस का 11x/23 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1224 लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 11 गुने 23 हो जाएगा। हम 23 में अगर 23 से गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 x हो जाएगा, माइनस का 11 में हम 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121, यानी ये हो जाएगा 121x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1224। अब देखिए, हम 529x में से अगर 121x माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 408x हो जाएगा, 408x इक्वल टू 1224 गुने हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, 11 गुने 23 हो जाएगा। अब देखिए, हम इस 408 से अगर 1224 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। हम यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अगर हम 23 में 11 से गुना कर लें, 23 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 10 से गुना करेंगे 230, 230 में अगर हम 23 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 253, 253 गुने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 253 में हम 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9, 15 के 5, हाथ में 1, 6, 1, 7। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमने x क्या मान के रखा था, संख्या, और हमसे संख्या पूछ रहा था, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 759 निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a/b इक्वल टू 2:3 और b/c इक्वल टू 3:7 तो a + b/b + c + a क्या होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले a/b/c निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a/b दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a/b क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें b/c दिया हुआ है, b/c क्या दिया हुआ है, हमें 3:7 दिया हुआ है। तो हम इन दोनों से सबसे पहले a/b/c निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहां b क्या है, 3 यूनिट, और यहां भी b क्या है, 3 यूनिट। तो हम यहां से इन दोनों से a/b/c लिख सकते हैं 2:3:7 लिख सकते हैं। हम इन दोनों से a/b/c क्या लिख सकते हैं, 2:3:7 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया कि a जो है 2 यूनिट है, तो b कितना है, 3 यूनिट, और c कितना है, 7 यूनिट। हमें निकालना क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है
A प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। हमने मान लिया कि A जो है 2 यूनिट है और B कितना है 3 यूनिट, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 हो जाएगा इज टू B कितना है 3 यूनिट और C कितना है 7 यूनिट, यानी 3 प्लस 7 हो जाएगा इज टू C कितना है 7 यूनिट और A कितना है, A जो है 2 यूनिट है यानी 7 प्लस का 2 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 इज टू 10 इज टू 9 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 इज टू 10 इज टू 9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कि एक पाइप जो है टंकी को 15 घंटा में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है टंकी को 10 घंटा में खाली कर रहा है। तो हम सबसे पहले इस 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इस 15 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम टंकी की धारिता मान लेंगे 30 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 30 यूनिट। अब देखिए दो पाइप है, एक पाइप जो है भरने का काम कर रहा है और एक पाइप जो है पानी खाली करने का काम कर रहा है। तो हमने यहाँ प्लस और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो भरने वाला पाइप है पॉजिटिव काम कर रहा है तो हमने पॉजिटिव का सिंबल ले लिया, और एक खाली करने वाला पाइप है यानी निगेटिव काम कर रहा है तो हमने निगेटिव का सिंबल ले लिया। देखिए भरने वाला पाइप जो है 15 घंटा में टंकी को भर रहा है और खाली करने वाला पाइप 10 घंटा में टंकी को खाली कर रहा है। तो हम यहाँ से दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 15 घंटा में अगर 30 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 2 यूनिट पानी, और जो खाली करने वाला पाइप है 10 घंटा में 30 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 3 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो देखिए अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने वाला पाइप 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा और खाली करने वाला पाइप 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी दोनों पाइप मिलके 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली करेंगे, क्योंकि भरने वाला 2 यूनिट भरेगा और खाली करने वाला उसमें से 3 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी 1 यूनिट माइनस में चला जाएगा। अब देखिए 30 यूनिट पानी खाली करना है, 30 यूनिट पानी खाली करना है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली हो पा रहा है, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 30 घंटा, यानी दोनों मिलके अगर काम करेंगे साथ में तो टंकी जो है 30 घंटा में पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक हॉल 14 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमें क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखिए हमारा हॉल कैसा है, एक घनाभ के आकार का है। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब देखिए यहां हमारा लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई हमारा दिया हुआ 14 मीटर, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, प्लस हमें चौड़ाई कितना दिया हुआ 12 मीटर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 144, प्लस हमें ऊंचाई कितना दिया हुआ 8 मीटर, यानी हम 8 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे, हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे 196 और 64 को ऐड कर लेंगे ये कितना हो जाएगा 260। 260 में अगर हम 144 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 404। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 गुने 101 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो गया 2√101 मीटर, 2√101 मीटर, यानी विकर्ण की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया 2√101 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार अजिताभ और अमिताभ है। अजिताभ को 59% और 14,400 वोटों के अंतर से जीत मिली, तो कुल वोटों की संख्या बताएं। हमें क्या निकालना है, कुल वोटों की संख्या निकालना है। तो देखिए कुल वोट जो होगा अपने आप में क्या होगा 100% होगा। कुल वोट क्या होगा अपने आप में 100%। 100% में से अजिताभ को कितना मिल रहा है 59%, अजिताभ को कितना मिल रहा है 59%, यानी शेष जो है अमिताभ को मिल रहा होगा। अमिताभ को कितना मिल जाएगा 41% मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर परसेंटेज में देखेंगे
तो अजिताभ को कितना प्रतिशत से यहाँ जीत मिल रहा है। हम यहाँ अगर प्रतिशत में जीत देखेंगे तो इस 59 में से अगर 41 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18%, यानी 18% से अजिताभ को जो है जीत मिली। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 14,400 वोटों से जीत मिल रही है, यानी इस 18% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 14,400 दिया हुआ है। इस 18% का वैल्यू हमें क्या दिया, 14,400। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 18 से काटेंगे तो ये 18 से कितने बार में जाएगा, 800 बार में जाएगा। यानी 1% का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 800 निकल के आ गया। तो हमें क्या निकालना है, कुल वोटों की संख्या, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 800 में 100 से गुना कर लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 80,000। यानी कुल वोटों की संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 80,000 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x/y किसके बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, x/y निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का 15% y के 10% का तिगुना है, तो हम y का 10% निकाल के उसमें 3 से गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, x के 15% के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x का 15% इक्वल टू y का 10% गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से 3 बार में जाएगा, 15 5 से 3 बार में जाएगा, और 10 जो है 5 से 2 बार में जाएगा। 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा x बटा वाई क्या निकल के आ जाएगा, 2/1 निकल के आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, x/y, x/y क्या, y क्या हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। x/y हमसे पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।